अनुभा ने अस्पताल की पार्किंग में बमुश्किल गाड़ी पार्क की। उफ, इतनी सारी गाड़ियां, न सड़क में जगह न पार्किंग स्पेस में। गाड़ी रखना भी एक मुसीबत हो गई है, कहीं भी जगह नहीं है। अब तो लोग फुटपाथों पर भी गाड़ियां पार्क करने लगे हैं। सरकारी परिसर हो या निजी आवासीय क्षेत्र, हर जगह एक जैसा हाल। इसके बावजूद लोग गाड़ियां खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं। यही सब सोचती वह अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। दूसरी मंजिल पर सेमी प्राइवेट वार्ड में अनुभा की सहेली कम सहकर्मी भर्ती थी। उसे किडनी में पथरी थी, उसी के ऑपरेशन के लिए भर्ती थी। कल उसका ऑपरेशन हुआ था। अनुभा आज उसे देखने जा रही थी। सहेली से मिलने और उसका हालचाल पूछने के बाद जब अनुभा उसके बिस्तर पर बैठी तो उसने कमरे में इधर उधर निगाह डाली। सेमी प्राइवेट वार्ड होने के कारण उसमें 2 मरीज थे। दूसरी मरीज भी महिला ही थी। उसने गौर से दूसरी मरीज को देखा तो उसे वह कुछ जानी पहचानी लगी। उसने दिमाग पर जोर देकर सोचा। वह मरीज भी उसे गौर से देख रही थी। उसकी बुझी आंखों में एक चमक सी आ गई, जैसे कई बरसों बाद वह अपने किसी आत्मीय को देख रही हो। दोनों की आंखें एक दूसरे के मनोभावों को पढ़ रही थीं और फिर जैसे अचानक एक साथ दोनों के मन से दुविधा और संकोच की बेड़ियां टूट गई हो। अनुभा चौंकती सी उसकी तरफ लपकी। निमी। मरीज के सूखे होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। तुमने मुझे पहचान लिया। निम्मी के स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है। अनुभा अचानक आसमान से आ टपकी थी, वरना वह इस संसार में असहाय और अनाथ जीवन व्यतीत कर रही थी। निम्मी, तुम यहाँ और इस हालत में? अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर कहा। निम्मी का नाम निमिषा था, परंतु उसके दोस्त और सहेलियां उसे निम्मी कहकर बुलाते थे। अनुभा एक पल को चुप रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम्हें इस हालत में देखूंगी। तुम्हारी सुंदर काया को क्या हुआ? चेहरे की कांति कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हुआ? निमी ने पलंग से उठकर बैठने का प्रयास किया, परंतु उसकी सांस फूलने लगी। अनुभा ने उसे सहारा दिया, पलंग को पीछे से उठा दिया, जिससे निमी अधलिटी सी हो गई। तुमने इतने सारे सवाल कर दिए, समझ में नहीं आता कैसे इनके जवाब दूं। एक दिन में सब कुछ बयां नहीं किया जा सकता। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, खौंफ जाती हूँ, फेफड़े कमजोर है ना। तुम्हें हुआ क्या है? अनुभा ने पूछा। एक रोग हो तो बताओ, अब तुम मिली हो तो धीरे धीरे सब जान जाओगी। क्या तुम्हारे पास इतना समय है कि रोज आकर मेरी बातें सुन सको? हाँ, मैं रोज आऊंगी और सुनूंगी। अनुभा को निमी की हालत देखकर तरस नहीं, रोना आ रहा था, जैसे वह उसकी जान हो जो उसे छोड़कर जा रही थी। उसने कसकर निमी का हाथ पकड़ लिया। निमी के बदन में एक सुरसुरी सी दौड़ गई। उसके अंदर एक सुखद एहसास ने अंगड़ाई ली। वह तो जीने की आस ही छोड़ चुकी थी, परंतु अनुभा को देखकर उसे लगा कि उसे देखने समझने वाला कोई है अभी इस दुनिया में। फिर कोई जब चाहने वाला पास हो तो जीने की लालसा स्वतः बढ़ जाती है। तुम्हारे साथ कोई नहीं है? अनुभा ने आंखें झपकाते हुए पूछा। कोई देखभाल करने वाला, तुम्हारे घर का कोई? निमी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, नहीं, कोई नहीं। क्यों, घर में कोई नहीं है क्या? जो मेरे अपने थे उन्हें मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, और जीवन के पथ पर चलते हुए जिन्हें मैंने अपना बनाया वे बीच रास्ते छोड़कर चलते बने। अब मैं नितांत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा अपना। आज वर्षों बाद तुम मिली हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुराना जीवन फिर से लौट आया हो। मेरे जीवन में भी खुशी के 2 फूल खिल गए हैं, जिनकी सुगंध से मैं महक रही हूँ। काश ये सपना न हो, तुम दोबारा आओगी ना? कौन? हाँ निमी, मैं आऊंगी। तुमसे मिलने ही नहीं, तुम्हारी देखभाल करने के लिए भी। तुम्हारा अस्पताल का खर्चा कौन उठा रहा है? निमी ने फिर एक गहरी सांस ली। है एक चाहने वाला, परंतु उसने मेरी बीमारियों के कारण मुझसे इतनी दूरी बना ली है कि वह मुझे देखने भी नहीं आता। कभी भी उसका नौकर आ जाता है और अस्पताल का पिछला बिल भर कर कुछ एडवांस दे जाता है ताकि मेरा इलाज चलता रहे। बस मेरे प्यार के बदले में इतनी मेहरबानी वह कर रहा है।
उस दिन अनुभा निमी के पास बहुत देर नहीं रुक पाए क्योंकि वह ऑफिस से आई थी। शाम को आने का वादा करके वह ऑफिस आ गई, परंतु वहां भी उसका मन नहीं लगा। निमी की दुर्दशा देखकर उसे अफसोस के साथ साथ दुख भी हो रहा था। उसे कॉलेज के दिन याद आने लगे जब वे दोनों साथ साथ पढ़ती थी। निमिषा और अनुभा दोनों ही शिक्षित परिवारों से थी। अनुभा के पिता आईएएस अफसर थे तो निमी के पिता वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर। दोनों एक ही क्लास में थी, दोस्त थीं, परंतु दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। अनुभा पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं को मानने वाली लड़की थी तो निमी को स्थापित मूल्य तोड़ने में मजा आता था। परंपराओं का पालन करना उसे नहीं भाता था। नैतिकता उसके सामने पानी भरती थी तो मूल्य धूल चाटते नजर आते थे। संभवतया सैनिक जीवन की अति स्वच्छंदता और खुलेपन के माहौल में जीने के कारण उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आया हो। निमिषा बहुत बड़ी अफसर बनना चाहती थी, परंतु अनुभा को पता नहीं था कि वह क्या बन गई। हाँ, वह शादी भी नहीं करना चाहती थी। उसका मानना था शादी का बंधन स्त्री के लिए एक लिखित आजीवन कारावास का अनुबंध होता है। तब युवाओं के बीच लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ने लगा था। निमी ऐसे संबंधों की हिमायती थी। कॉलेज के दौरान ही उसने लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना लिए थे। इसका पता चलने पर अनुभा ने उसे समझाया था, ये सब ठीक नहीं है। दोस्ती तक तो ठीक है, परंतु शारीरिक संबंध बनाना और वह भी शादी के पहले वह कई लड़कों के साथ को मैं उचित नहीं समझती। निमी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, अनुभा, तुम कौन से युग में जी रही हो? यह मॉडर्न जमाना है स्वच्छंद जीवन जीने का। यहाँ व्यक्तिगत पसंद से रिश्ते बनता बिगड़ते हैं, माँ बाप की पसंद से नहीं। इट्स माई लाइफ, मैं जैसे चाहूंगी जीऊंगी। अनुभा के पास तर्क थे, परंतु निमी के ऊपर उनका कोई असर न होता। कॉलेज के बाद दोनों सहेलियां अलग हो गईं। अनुभा के पिता केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति से वापस लखनऊ चले गए। अनुभा ने वहां से सिविल सर्विसेज की तैयारी की और यूपीएससी की ग्रुप बी सेवा में चुन ली गई। कई साल लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में पोस्टिंग के बाद अब उसका दिल्ली आना हुआ था। इस बीच उसकी शादी भी हो गई। पति केंद्र सरकार में ग्रुप ए अफसर थे। दोनों ही दिल्ली में तैनात थे। उसकी 10 वर्ष की एक बेटी थी। अनुभा को निमी के जीवन के पिछले 15 वर्षों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे उत्सुकता थी जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानने की। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया? तमाम लोगों ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वह शाम होने का इंतजार कर रही थी। प्रतीक्षा में समय भी लंबा लगने लगता है। वह बार बार घड़ी देखती, परंतु घड़ी की सुइयां जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। किसी तरह शाम के 5 बजे, अभी भी 1 घंटा बाकी था, परंतु वह अपने सीनियर को अस्पताल जाने की बात कहकर बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपने पति को फोन करके बता दिया कि वह अस्पताल जा रही है, घर देर से लौटेगी। अनुभा को देखते ही निमी के चेहरे पर खुशी फैल गई, जैसे उसके अंदर असीम ऊर्जा और शक्ति का संचार होने लगा हो। अनुभा उसके लिए फल लाई थी। उन्हें सिरहाने के पास रखी मेज पर रखकर वह निमी के पलंग पर बैठ गई। फिर उसका हाथ पकड़कर पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? निमी के होठों पर खुशी की मुस्कान थी तो आंखों में एक आत्मीय चमक, चेहरा थोड़ा सा खिल गया था। बोली, लगता है अब मैं बच जाऊंगी। रात में अनुभा ने अपने पति हिमांशु को निमी के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर उन्हें भी दुख हुआ। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हुए वे दोनों ही निमी से मिलने गए। हिमांशु ने डॉक्टर से मिलकर निमी की बीमारियों की जानकारी ली। डॉक्टर ने जो कुछ बताया वह बहुत दर्दनाक था। निमी के फेफड़े ही नहीं, लिवर और किडनियां भी खराब थी। वह शराब और सिगरेट के अति सेवन से हुआ था। अनुभा को पता नहीं था कि वह इन सब का सेवन करती थी। हिमांशु ने जब उसे बताया तो वह हैरान रह गई। पता नहीं किस दुष्चक्र में फंस गई थी वह। खैर, हिमांशु और अनुभा ने यह किया कि रात में निमी के पास अपनी नौकरानी को देखभाल के लिए रख दिया। हिमांशु नियमित रूप से उसके इलाज की जानकारी लेते।
उनके कारण ही अब डॉक्टर विशेष रूप से निमी का ध्यान रखने लगे थे। वह बेहतर से बेहतर इलाज उसे मुहैया करा रहे थे। इस सब का परिणाम ये हुआ कि निमी 1 महीने के अंदर ही इतनी ठीक हो गई कि अपने घर जा सकती थी। हालांकि दवा नियमित लेनी थी। जिस दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज होना था वह कुछ उदास थी। उसका सौंदर्य पूर्ण रूप से तो नहीं, परंतु इतना अवश्य लौट आया था कि वह बीमार नहीं लगती थी। अनुभा ने पूछा, तुम खुश नहीं लग रही हो, क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ठीक होकर घर जा रही हो। निमी ने खाली आंखों से अनुभा को देखा और फिर फीकी आवाज में कहा, कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। अपने दोस्त के यहाँ जो तुम्हारा इलाज करवा रहा था। एक फीकी उदास हंसी निमी के होठों पर तैर गई। जो व्यक्ति मुझसे मिलने अस्पताल में कभी नहीं आया, जिसे पता है कि मेरे शरीर के महत्वपूर्ण अंग बेकार हो चुके हैं, वह मुझे अपने घर रखेगा। फिर वह तुम्हारा इलाज क्यों करवा रहा था? बस एक यही एहसान उसने मेरे ऊपर किया है। मेरे प्यार का कुछ कर्ज उसे अदा करना ही था। वह बहुत पैसे वाला है, परंतु एक बीमार औरत को घर में रखने का फैसला उसके पास नहीं है। उसे रोज अनगिनत सुंदर और कुंवारी लड़कियां मिल सकती हैं, तो वह मेरी परवाह क्यों करेगा? वैसे मैं स्वयं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। मैं किसी भी मर्द के पास नहीं जाना चाहती। मर्दों ने ही मुझे प्यार की इंद्रधनुषी दुनिया में भरमा कर मेरी ये दुर्गति की है। मैं किसी महिला आश्रम में जाना चाहूंगी। उसके स्वर में आत्मविश्वास सा आ गया था। अनुभा सोच में पड़ गई। उसने हिमांशु से सलाह ली। फिर निमी से बोली, तुम कहीं और नहीं जाओगी, मेरे घर चलोगी। तुम्हारे घर? निमी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, और अब इसके बाद कोई सवाल नहीं, चलो। अनुभा और हिमांशु को मोतीबाग में टाइप 5 का फ्लैट मिला था। उसमें पर्याप्त कमरे थे। एक कमरा उन्होंने निमी को दे दिया। निमी अनुभा और हिमांशु की दरियादिली, प्रेम और स्नेह से अभिभूत थी। उसके पास धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं थे। निमी के पिता आर्मी ऑफिसर थे। माँ भी उच्च शिक्षित थी। आर्मी में रहने के कारण उन्हें तमाम सुविधाएं प्राप्त थीं। पिता रोज क्लब जाते थे और शराब पीकर लौटते थे। माँ भी कभी कभार क्लब जाती और शराब का सेवन करती। उनके घर में शराब की बोतलें रखी ही रहती। कभी कभार घर में भी महफिल जम जाती। निमी के पिता के यार दोस्त अपनी बीवियों के साथ आते या कोई रिश्तेदार आ जाता तो महफिल कुछ ज्यादा ही रंगीन हो जाती। निमी बचपन से ही ये सब देखती आ रही थी। उसके कच्चे मन में वैसी ही संस्कृति और संस्कार घर कर गए। उसे यही वास्तविक जीवन लगता। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने शराब का स्वाद चोरी छिपे चख लिया था और सिगरेट के सूट्टे भी लगा लिए थे। ग्रेजुएशन करने के बाद निमी ने मम्मी पापा से कहा, मैं यूपीएस बड़ी का एग्जाम देना चाहती हूँ, तो तैयारी करो, कोचिंग करनी पड़ेगी। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट डीयू के आसपास मुखर्जी नगर में है। क्या दिक्कत है, ज्वाइन कर लो, परंतु इतनी दूर आने जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि यहीं आसपास बतौर पीजी रह लूँ और सीरियसली कंपटीशन की तैयारी करूँ, तभी कुछ हो पाएगा, निमी ने कहा। मम्मी पापा ने एक दूसरे की आंखों में एक पल के लिए देखा। फिर पापा ने उत्साह से कहा, ओके माय गर्ल, डू व्हाटएवर यू वांट। किंतु यह अकेले कैसे रहेगी? मम्मी ने शंका व्यक्त की। क्या दकियानूसी बातें कर रही हो? शी इज ए बोल्ड गर्ल। आजकल लड़कियां विदेश जा रही हैं पढ़ने के लिए। ये तो दिल्ली शहर में ही रहेगी। जब मर्जी हो जाकर मिल आया करना। ये भी आती जाती रहेगी। यस मॉम, निमी ने दुलार से कहा। जब बाप बेटी राजी हो तो माँ की कहाँ चलती है। उसे परमिशन मिल गई। उसने 1 साल का कंसोलिडेटेड कोर्स ज्वाइन कर लिया और मुखर्जी नगर में ही रहने लगी। जैसा कि निमी का स्वभाव था, वह जल्दी लड़कों में लोकप्रिय हो गई। कोचिंग में पढ़ने वाले कई लड़के उसके दोस्त बन गए। सभी धनाढ्य घरों के थे। उनके पास अनापशनाप पैसे आते थे। आए दिन पार्टियां होती। निमी उन पार्टियों की शान समझी जाती थी। लड़के उसके सामीप्य के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते।
दिन महीनों में नहीं बदले, उसके पहले ही निमी कई लड़कों के गले का हार बन गई। उसके बदन के फूल लड़कों के बिस्तर पर महकने लगे। बहुत जल्दी उसके मम्मी पापा को उसकी हरकतों के बारे में पता चल गया। मम्मी ने समझाया, बेटा यह क्या है, इस तरह का जीवन तुम्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, कुछ सोचा है? हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी। इतनी छूट तो विदेशों में भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देते। चलो अब तुम पीजी में नहीं रहोगी, जो कुछ करना है हमारी निगाहों के सामने घर पर रहकर करोगी। मम्मी मेरी कोचिंग तो पूरी हो जाने दो, निमी ने प्रतिरोध किया। जो तुम्हारे आचरण है उनसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोचिंग की पढ़ाई कर पाओगी? कोचिंग पूरी भी कर ली तो कंपटीशन की तैयारी कर पाओगी। पढ़ाई करने के लिए किताबें लेकर बैठना पड़ता है, लड़कों के हाथ में हाथ डालकर पढ़ाई नहीं होती, माँ ने कड़ाई से कहा। मम्मी प्लीज आप पापा को एक बार समझाओ ना, निमी ने फिर प्रतिरोध किया। नहीं निमी, तुम्हारे पापा बहुत दुखी और आहत हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती। तुम अपने मन की करोगी तो हम तुम्हें रुपया पैसा देना बंद कर देंगे, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे करना। निमी अपने घर आ तो गई, परंतु अंदर से बहुत अशांत थी। घर पर ढेर सारे प्रतिबंध थे, अब हर क्षण माँ की उस पर नजर रहती। शराब, सिगरेट और लड़कों से वह भले ही दूर हो गई थी, परंतु मोबाइल फोन के माध्यम से उसके दोस्तों से उसका संपर्क बना हुआ था। जब फोन करना संभव न होता, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क हो जाता। लड़के इतनी आसानी से सुंदर मछली को फिसल कर पानी में जाने देना नहीं चाहते। लड़कों ने उसे तरह तरह से समझाया, वे सभी उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार थे। रहने खाने से लेकर कपड़े लत्ते और शौक तक सब कुछ, बस वह वापस आ जाए। प्रलोभन इतने सुंदर थे कि वह लोभ संवरण न कर सकी। माँ बाप के प्यार, संरक्षण और सलाहों के बंधन टूटने लगे। निमी ने बुद्धि के सारे द्वार बंद कर दिए, विवेक को तिलांजलि दे दी और एक दिन घर से कुछ रुपए पैसे और कपड़े लेकर फरार हो गई। दोस्तों ने उसके खाने व रहने के लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर रखा था। काफी दिनों तक वह बाहरी दुनिया से दूर अपने घर में बंद रही। पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने का प्रयत्न किया था या नहीं। उसने अपना फोन नंबर ही नहीं, फोन सेट भी बदल लिया था। माँ बाप अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो उसका पता चलना मुश्किल नहीं था। उसके पुराने फोन की कॉल डिटेल से उसके दोस्तों और फिर उस तक पुलिस पहुंच सकती थी, परंतु संभवतः उसके माँ बाप ने पुलिस में उसके गुम होने की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। निमी का जीवन एक दायरे में बंद कर रह गया था। खाना पीना और ऐयाशी, जब तक वह नशे में रहती उसे कुछ महसूस न होता, परंतु जब जब एकांत के साए घिरते उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार उमड़ते, माँ बाप की याद आती। न तो समय एक जैसा रहता है, न कोई वस्तु अक्षुण्ण रहती है। निमी ने धीरे धीरे महसूस किया, उसके जो मित्र पहले रोज उसके पास आते थे, अब हफ्ते में 2-3 बार ही आते थे। पूछने पर बताते व्यस्तता बढ़ रही है, दूसरे काम आ गए हैं, मगर सत्य तो ये था उनके जीवन में एक रास्ता आ गई थी। अनाप-शनाप पैसा खर्च हो रहा था। माँ बाप सवाल उठाने लगे थे, निमी की तरह बेवकूफ तो थे नहीं, उन्हें अपना करियर बनाना था। कुछ की कोचिंग समाप्त हो गई तो वे अपने घर चल गए। जो दिल्ली के थे वे कभी बाहर आते थे, परंतु अब उनके लिए भी निमी का खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा था। निमी वरुण को अपना सर्वश्रेष्ठ हितैषी समझती थी। एक दिन उसी से पूछा, वरुण एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों की दोस्ती के लिए अपना घर परिवार और माँ बाप छोड़ दिए, अब तुम लोग मुझे 1-1 कर छोड़कर जाने लगे हो। मैं तो कहीं की न रही, मेरा क्या होगा? वरुण कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, निमी मेरी बात तुम्हें कड़वी लगेगी, परंतु सच्चाई यही है कि तुमने हमारी दोस्ती नहीं अपने स्वार्थ और सुख के लिए घर छोड़ा था। यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के बाद सब अलग हो जाते हैं, जैसा अब तुम्हारे साथ हो रहा है। ये कड़वी सच्चाई तुम्हें बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी।
हम सभी अभी बेरोजगार हैं, माँ बाप के ऊपर निर्भर हैं, करियर बनाना है। ऐसे में रात दिन हम भोगविलास में लिप्त रहेंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। अपनी स्थिति पर उसे रोना आ रहा था, परंतु वह रो नहीं सकती थी। आगे आने वाले दिनों के बारे में सोचकर उसका मन बैठा जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मैं क्या करूं, वरुण? वह लगभग रुनासी हो गई थी। नासमझी में मैंने क्या कर डाला। बहुत सारी लड़कियां जवानी में ऐसा कर गुजरती हैं और बाद में पछताती हैं। तुमने भी मुझे कभी नहीं समझाया, मैं तो तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। वरुण हंसा। कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? तुम कभी एक लड़के के प्रति वफादार नहीं रही। तुम्हारी नशे की आदत और तुम्हारी सेक्स की भूख ने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। तुम एक ही समय में कई लड़कों के साथ प्रेम व्यवहार करोगी तो कौन तुम्हारे साथ निष्ठा से प्रेम संबंध निभाएगा? सभी लड़के तुम्हारे तन के भूखे थे और तुम उन्हें बहुत आसान शिकार नजर आए। बिना किसी प्रतिरोध के तुम किसी के भी साथ सोने के लिए तैयार हो जाती थी। ऐसे में तुम किसी एक लड़के से सच्चे और अटूट प्रेम की कामना कैसे कर सकती हो? वरुण की बातों में कड़वी सच्चाई थी। निमि ने कहा, मैंने जोश में आकर अपना सब कुछ गंवा दिया। दोस्त भी 1-1 कर चले गए। तुम तो मेरा साथ दे सकते हो। वरुण ने हैरान भरी निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? मैं तो स्वयं तुमसे दूर जाने वाला था। 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। इस बार प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तुम्हारे चक्कर में पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पाए। घर में मम्मी पापा सभी नाराज हैं। अय्याशी और मौजमस्ती छोड़कर मैं ईमानदारी से तैयारी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, वरना मेरा जीवन चौपट हो जाएगा। निमि ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। वरुण, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मछली की तरह एक से दूसरे हाथ में फिसलती रही, परंतु सच मानो मैंने तुम्हें सच्चे मन से प्यार किया है। जब कभी मन में अवसाद के बादल उमड़े मैंने केवल तुम्हें याद किया। मुझे इस तरह छोड़कर न जाओ। निमि, तुम समझने का प्रयास करो। मैंने अगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो मेरा भविष्य मेरे रास्ते से गायब हो जाएगा। मुझे कुछ बन जाने दो। मैं तुमसे प्यार की भीख नहीं मांगती। प्यार और सेक्स को पूरी तरह से भोग लिया है मैंने, परंतु पेट की भूख के आगे मनुष्य सदा लाचार रहता है। मेरे पास जीविका का कोई साधन नहीं है। जहां इतना सब कुछ किया, मेरे प्यार के बदले इतना सा उपकार और कर दो। रहने के लिए एक कमरा और पेट की रोटी के लिए 2 पैसे का इंतजाम कर दो। मैं वेश्यावृत्ति नहीं अपनाना चाहती। निमि की आवाज दुनिया भर की बेचारगी और दीनता से भर गई थी। वरुण अपने दोस्तों की तरह कठोर नहीं था। उसके अंदर सहज मानवीय भाव थे। वह काफी संवेदनशील था और निमि के प्रति दयाभाव भी रखता था, परंतु उसके लिए वह अपना भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता था। कुछ सोचकर बोला, तुम प्राइवेट नौकरी कर सकती हो। हाँ, मेरे पास और चारा भी क्या है। तो फिर ठीक है, तुम इसी फ्लैट में रहो। इसका किराया मैं दे दिया करूंगा। मैं अपने पिता से बात करके तुम्हें किसी कंपनी में काम दिलवा दूंगा जिससे तुम्हारा गुजारा चल सके। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, या तुम अपने घर चली जाओ। निमि ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर बोली, कौन सा मुंह लेकर जाऊं उनके पास? क्या बताऊंगी उन्हें कि मैंने इतने दिन क्या किया है? नहीं वरुण, मैं उनके पास जाकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। वरुण के पिता सरकारी विभाग में अच्छे पद थे। उसने पिता से कहकर निमि को एक प्राइवेट कंपनी में लगवा दिया। 20,000 महीने पर। निमि का जो लाइफ स्टाइल था, उसके हिसाब से उसकी यह सैलरी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी, परंतु मुसीबत की घड़ी में मनुष्य को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। निमि ने उन्मुक्त यौन संबंधों से तो छुटकारा पा लिया, परंतु वह शराब और सिगरेट से छुटकारा नहीं पा सकी। एकांत उसे परेशान करता, पुरानी यादें उसे कचोटती, माँ बाप की याद आती तो वह पीने बैठ जाती। वरुण जब भी उससे मिलने आता, वो उसकी बाहों में गिरकर रोने लगती।
वह समझाता, मत पिया करो इतना, बीमार हो जाओगी। वरुण, एकाकी जीवन मुझे बहुत डराता है, वह उससे चिपक जाती। माता पिता के पास वापस चली जाओ, वे तुम्हें माफ कर देंगे। वह कई बार निमी से यह बात कह चुका था, पर हर बार निमी का यही जवाब होता, कौन सा मुंह लेकर जाऊं उनके पास। वे मुझे क्या बनाना चाहते थे और मैं क्या बन बैठी। माफ तो कर देंगे, परंतु समाज को क्या जवाब देंगे? वही जो अभी दे रहे होंगे। अभी वे मुझे मरा समझकर माफ कर देंगे, परंतु उनके पास रहकर मैं उन्हें बहुत दुख दूंगी। एक बार जाकर तो देखो। नहीं वरुण, तुम मेरे माँ बाप को नहीं जानते, वे मुझे माफ नहीं करेंगे। अगर उन्हें माफ करना होता तो अब तक मुझे ढूंढ लिया होता। ये बहुत मुश्किल नहीं था, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की होगी। वरुण के समझाने का उस पर कोई प्रभाव न पड़ता, यथास्थिति बनी रही। बस वरुण सिविल सर्विसेज की तैयारी में निरंतर जुटा रहा। इसका परिणाम ये रहा कि वो यूपीएससी परीक्षा पास कर गया। जब वरुण ट्रेनिंग के लिए जाने लगा तो निमी ने कहा, अब तुम पूरी तरह से मुझसे दूर चले जाओगे। वह तो जाना ही था, वरुण ने उसे समझाते हुए कहा। निमी के मन में बहुत कुछ टूट गया। वह जानती थी वरुण उसका नहीं हो सकता है, फिर भी उसके दिल में कसक सी उठी। वह खोई खोई आंखों से वरुण को देख रही थी। वरुण ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, देखो निमी, मेरा कहना मानो, अब भटकने से कोई फायदा नहीं। तुमने अपने जीवन को जितना गिराना था गिरा लिया, अब सावधानी से उठने की कोशिश करो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है, कुछ बचाकर पैसे जोड़ लो और किसी लड़के से शादी करके घर बसा लो। मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं मदद करूंगा। निमी ने जवाब नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में वरुण मसूरी चला गया। निमी पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी सोच पर ताले लगा लिए, जैसे वह सुधरना ही नहीं चाहती थी। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान वरुण उससे मिलने केवल एक बार आया और रात भर उसके साथ रुका। तब भी उसने निमी को घर बसाने की सलाह दी, परंतु वह चुप ही रही। कई साल बीत गए, वरुण की पोस्टिंग हो गई थी। वो एक जिले का कलेक्टर बन गया था। उसे छुट्टी नहीं मिलती थी या दिल्ली आकर भी वह उससे मिलना नहीं चाहता था, परंतु हर माह वह एक अच्छी राशि निमी के खाते में जमा करा देता था। निमी ने तय कर लिया था कि वह शादी नहीं करेगी। वरुण उसका नहीं है, फिर भी उसका इंतजार करती थी। इंतजार जितना लंबा हो रहा था, उसके शराब पीने की मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। फिर पता चला कि वरुण की शादी किसी चीफ सेक्रेटरी की आईएएस बेटी से हो गई है। निमी के अंदर जो थोड़ी सी आस बची थी, वह पूर्ण रूप से टूट गई। उसकी शराब की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि अब वह दफ्तर भी नहीं जा पाती थी। वरुण से उसका कोई सीधा संपर्क नहीं था। कभी भी वरुण के पिता का नौकर उसके हालचाल पूछ जाता था। वही वरुण के बारे में बताता था और उसके बारे में वही वरुण को खबर करता होगा। अत्यधिक शराब के सेवन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वरुण के पिता का नौकर लगभग रोज उसके पास आने लगा था। एक दिन उसी के सामने निमी को खून की उल्टी हुई। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि अत्यधिक शराब के सेवन से उसके सारे अंदरूनी अंग खराब हो गए हैं। वरुण ने अपने नौकर के माध्यम से उसे सेमी प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवा दिया था। इलाज का सारा खर्च वह भेज रहा था, परंतु कभी मिलने नहीं आया। उसके इलाज में कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका दुख उससे खाए जा रहा था जैसे वह किसी बीमारी से नहीं, अपने दुख से ही मरेगी। परंतु इसी बीच संयोग से अस्पताल में अनुभव प्रकट हुई और उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। अब वह ठीक होकर घर आ गई थी। घर तो आ गई थी, परंतु किसके घर? उसका अपना घर, संसार कहाँ था? यक्ष प्रश्न अभी भी उसके सामने खड़ा था। अब आगे क्या? 35 वर्ष की अवस्था में अब वह कोई युवती नहीं थी। बीमारी ने उसकी सुंदरता को काफी हद तक क्षीण कर दिया था। नौकरी हाथ से जा चुकी थी। वरुण से भी व्यक्तिगत संपर्क टूट चुका था। हिमांशु केंद्र सरकार में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने अपने प्रयासों से निमी को एक संस्था से जोड़ दिया।
ये संस्था अनाथ बच्चों की देखभाल और उन्हें शिक्षा प्रदान करती थी। कुछ दिन तक निमी अनुभा के घर पर रही, फिर उसकी संस्था ने उसे एक घर लीज पर दिलवा दिया। साफ सफाई के बाद जिस दिन निमी ने अपने घर में प्रवेश किया, तब अनुभा और उसके पति के कुछ दोस्त मौजूद थे। छोटी सी पार्टी रखी गई थी। शाम को पार्टी के बाद जब अनुभा निमी को छोड़कर जाने लगी, तो निमी ने कहा, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहले जो लोग तुमसे जुड़े थे वे स्वार्थवश जुड़े थे, इसीलिए तुम पतन की राह पर चल पड़ी थी। अब तुम्हारे सामने एक लक्ष्य है, बच्चों का भविष्य सुधारने का। इस लक्ष्य को ध्यान में रखोगी और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में विचार करोगी, तो तुम एकाकी जीवन जीते हुए भी कभी गलत रास्ते पर नहीं चलोगी। निमी ने शर्माकर सिर झुका लिया। अनुभा ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। कई वर्षों बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए थे।